हेलो बीएससी के कमांडोज, कैसे हो आप। आई होप कि हमारे जो लेक्चर्स है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। स्पोर एंजियोस्पोर के द्वारा जनन अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद वेरी आईएमपी अंतः बीजाणु के द्वारा जनन पढ़ने वाले हैं बेटा। अंतः बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन को पढ़ने वाले हैं। अंतः बीजाणु के द्वारा यानी कि बाई एंडोस्पोर के द्वारा जनन, ठीक है ना। एंडोस्पोर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अंतः बीजाणु के द्वारा जनन, ठीक है ना बेटा। अंतः बीजाणु के द्वारा या एंडोस्पोर के द्वारा होने वाला जनन अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। तो क्या होता है कि जो क्लास्ट्रीडियम, अभी तक तो क्या पढ़ा था अपन ने, कोनिडिया, ओइडिया और स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर तंतुनुमा बैक्टीरिया के द्वारा होता है लैंगिक जनन। कोनिडिया के द्वारा, ओइडिया के द्वारा और स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन अंतः बीजाणु के द्वारा जनन जो पाया जाता है वो बेसिलस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, क्लास्ट्रीडियम। याद है ना बेटा। तो क्लास्ट्रीडियम में पाया जाता है बेटा। क्लास्ट्रीडियम के अंदर एंडोस्पोर के द्वारा क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है। भूमि के भीतर पाया जाने वाला अवायवीय शोषण करने वाला बैक्टीरिया है बेटा अविकल्पी। याद है ना बेटा। अविकल्पी क्या होता है, मर्तोपजीवी होता है बेटा क्लास्ट्रीडियम। याद होगा आपको, भूमि के अंदर पड़ा रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, इसकी खास बात है, ठीक है ना। तो बात करते हैं बेटा। अंतः बीजाणु के द्वारा जो जनन होता है वो क्लास्ट्रीडियम नामक बेसिलाई बैक्टीरिया यानी कि छड़ाकार बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब होता क्या है बेटा कि ये जो जनन है एंडोस्पोर के द्वारा होने वाला जनन, ये थोड़ा डिफरेंट है बेटा। क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है इन अलैंगिक जननों से। जो कोनिडिया के द्वारा अपन ने पढ़ा, ओइडिया के द्वारा पढ़ा और स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा पढ़ा बेटा। होता क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में किसके अंदर, क्लास्ट्रीडियम के अंदर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये एंडोस्पोर की संरचना बेटा, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है बेटा। होता क्या है कि यहाँ पर जो तीनों अपन ने जनन पढ़े थे, यहाँ पर ये तीनों जनन जो हो रहे हैं अलैंगिक जनन हो रहे हैं। अलैंगिक जनन तो अंतः बीजाणु के द्वारा भी है, लेकिन बेटा इसमें थोड़ा सा विभेद है, इसमें थोड़ा सा क्या है, अंतर है। इन तीनों के द्वारा जो होने वाला जो जनन था, अलैंगिक जनन था, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें संख्यात्मक वृद्धि भी होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव भी होता है, प्लस संख्यात्मक वृद्धि होती है। तो इन तीनों जननों में क्या हो रहा है बेटा, संख्यात्मक वृद्धि हो रही है। किसकी संख्यात्मक वृद्धि, किसकी बैक्टीरिया की संख्यात्मक वृद्धि। क्योंकि कोनिडिया बहुत सारे बन रहे थे, प्रत्येक कोनिडिया एक नया बैक्टीरिया को जन्म देगा। ओइडिया बहुत सारे बन रहे थे, प्रत्येक ओइडिया कई सारे, प्रत्येक ओइडिया क्या होगा, प्रत्येक ओइडिया एक नए बैक्टीरिया को जन्म देगा। स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर बन रहे थे स्पोरेंजिया के अंदर, तो प्रत्येक स्पोरेंजिया एक नए बैक्टीरिया को जन्म देगा। तो यहाँ पर बेटा क्या था, इन तीनों में क्या था बेटा, क्या था, संख्यात्मक वृद्धि हो रही थी, प्लस क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, जो अपन का कौन सा टाइम था बेटा, कौन सा अनफेवरेबल, ठीक है ना, प्रतिकूल परिस्थितियां, ठीक है ना। तो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव भी हो रहा था, प्लस संख्यात्मक वृद्धि हो रही थी, दोनों चीजें हो रही थी। यहां पर क्या होता है, अंतः बीजाणु में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है ये जनन। कौन सी परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है, लेकिन बेटा यहां पर संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती है। संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती है बेटा, संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती है, ये मुख्य अंतर है यहां पर, ठीक है ना। संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, क्या बात करनी है बेटा, अपन अगर बात करें कि एंडोस्पोर, तो इन सबसे ज्यादा ये जो कोनिडिया था, ओइडिया था और स्पोरेंजियोस्पोर था, इन सबसे ज्यादा उच्च प्रतिरोधी होता है बेटा। इन सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, तो उच्च प्रतिरोधी क्षमता पाई जाना, ठीक है ना। एंडोस्पोर के लक्षण है बेटा उच्च प्रतिरोधी क्षमता, इसके अंदर उच्च प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है बेटा। होता क्या है कि संख्यात्मक वृद्धि यहाँ पर नहीं होती है। जैसे कि ये क्लास्ट्रीडियम है, तो जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तो क्लास्ट्रीडियम जो होता है, क्लास्ट्रीडियम का कोश, इसको अच्छे से सुन लेना बेटा, क्लास्ट्रीडियम का जो कोशिका द्रव्य होता है वो जो कोशिका है क्लास्ट्रीडियम की, तो उसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसके केंद्र में जाकर के संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, केंद्र में जाकर के संकुचित हो जाता है। और वहां पर क्या होता है, वो जो जीव द्रव्य संकुचित हुआ केंद्र में जाकर के, यानी कि जो वहां पर जो डीएनए था वो भी केंद्र में चला गया, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो केंद्र काब होता है, इस क्लास्ट्रीडियम का जो केंद्र काब होता है वो सेंटर में जाकर के संकुचित हुआ और थोड़ा बहुत जीव द्रव्य उसने बचाकर रख लिया, और चारों तरफ बहुत सारी प्रतिकूल
क्या बना लेता, भित्तियों का निर्माण कर लेता। किसका निर्माण कर लेता, बहुत सारी प्रतिरोधी भित्तियों का वो क्या कर लेता, वहां पर निर्माण कर लेता। यानी कि क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से एक एंडोस्पोर का निर्माण होता है, तो संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती है। अब वो जो एंडोस्पोर होता है वो बेटा प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर जाता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर के किसे जन्म देता है, एक नए बैक्टीरिया को जन्म देता है। यानी कि यहां पर संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती है। बेटा ये उच्च प्रतिरोधी क्षमता रखता है। उच्च प्रतिरोधी क्षमता को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि 50 वर्षों तक क्या हो सकता है, जीवित बना रह सकता है ये स्पोर। कितने समय तक बेटा, 50 सालों तक मिट्टी के अंदर पड़ा रह सकता है। कितने सालों तक बेटा, 50 वर्षों तक एंडोस्पोर कहां पर पड़ा रह सकता है, मिट्टी के अंदर। और एक बात और कर लेते हैं बेटा, लगभग 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर 20 दिनों तक जीवित बना रह सकता है। कितने दिनों तक, 20 दिनों तक जीवित बना रह सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे बेटा, आप समझ में आ गया होगा आपके कि ये उच्च प्रतिरोधी क्षमता वाला क्या होता है, बीजाणु होता है बेटा। क्या होता है, उच्च प्रतिरोधी क्षमता वाला बीजाणु। और ये भी समझ में आ गया होगा कि एक बैक्टीरिया के अंदर केवल क्या बनता है, एक ही एंडोस्पोर बनता है। यानी कि एक बैक्टीरिया एक ही एंडोस्पोर बनाता है। कैसे बनाता है बेटा, कि उसका जो डीएनए होता है, डीएनए यानी कि केंद्र का जो होता है वो उस बैक्टीरियल कोशिका के सेंटर में जाकर के संकुचित हो जाता है और वहां पर अपने चारों तरफ थोड़ा सा जीव द्रव्य एकत्रित करके बहुत सारी भित्तियों का निर्माण कर लेता है। यानी कि एक बैक्टीरिया के अंदर एक ही एंडोस्पोर बनता है। तो संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव जरूर होता है, इनसे भी ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि ये उच्च प्रतिरोधी क्षमता वाला होता है। 50 वर्षों तक मिट्टी के ढेर में रह सकता है और 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 20 दिनों तक जीवित बना रह सकता है। तो इसकी प्रतिरोधी भित्तियां इतनी क्षमता वाली होती है। अब होता क्या है बेटा, ये उच्च प्रतिरोधी क्षमता क्यों आ रही है, तो इसके अंदर बेटा एक तो क्या होता है कि इस एंडोस्पोर के अंदर कैल्शियम जैसे पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम के यौगिक बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके कारण इसकी जो भित्तियां होती है, इस एंडोस्पोर की भित्तियां, वो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। कैल्शियम कठोरता प्रदान करता है। तो यहाँ पर कैल्शियम के तत्व, कैल्शियम एलिमेंट या कैल्शियम के यौगिक बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर दूसरी बात करूं तो यहाँ पर एक यौगिक पाया जाता है, याद कर लेना बेटा, डाइपिकोनिलिक एसिड। क्या पाया जाता है, एक यौगिक और है बेटा, डाइपिकोनिलिक एसिड। ठीक है ना बेटा, याद कर लेना, डाइपिकोनिलिक एसिड। अब ये क्या करता है, ये बेटा इस जो क्या होता है बेटा, इसका जो जीव द्रव्य होता है, एंडोस्पर्म का जो जीव द्रव्य होता है, ठीक है ना बेटा, केंद्र का में थोड़ा सा जीव द्रव्य बचा था ना, तो वहां पर क्या होता है, डाइपिकोनिलिक एसिड उपस्थित होता है, जो कि एंजाइमों को, जो उपापचयी क्रिया करवाने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको निष्क्रिय कर देता है। तो डाइपिकोनिलिक एसिड की उपस्थिति में वहां पर जो एंजाइम होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। जब निष्क्रिय हो जाएंगे एंजाइम तो उपापचय क्रियाएं नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा, उपापचय क्रियाएं नहीं होगी। तो यहां पर क्या होगा, जीव द्रव्य निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा, या अपन ये कह सकते हैं कि जो यहां पर एंडोस्पोर है वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा। या और अपन को करना ही यही है ना बेटा, कि प्रतिकूल परिस्थितियों में निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहो, फिर अनुकूल परिस्थितियां आए तो वापस से अंकुरित हो जाओ, सक्रिय होकर के अंकुरित हो जाओ। एक और बात बेटा, यहां पर जल की मात्रा होती है बहुत ही कम होती है, जल की मात्रा, लेकिन जल की मात्रा इतनी भी कम नहीं होती कि सूख जाए, वहां पर जीव द्रव्य सूख जाए, फिर तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर तो मर जाएगा। तो जल की मात्रा क्या होती है, बिल्कुल न्यूनतम होती है। जल की मात्रा बिल्कुल न्यूनतम होती है, यानी कि थोड़ी सी जल की मात्रा लेकर के, बहुत कम मात्रा लेकर के, माइक्रो लेवल पे मात्रा लेकर के वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट है बेटा, डाइपिकोनिलिक एसिड ये उपापचय क्रियाओं पर बैन लगा देता है। ठीक है ना बेटा, तो यहां पर ये उच्च प्रतिरोधी क्षमता इन तीनों चीजों की वजह से यहां पर आती है। अब अपन बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा कि भाई कैसे, मतलब यहां पर किसका एंडोस्पोर का निर्माण कैसे होता है ये भी देख लेते हैं बेटा। तो ठीक है बेटा, तो एंडोस्पोर का निर्माण कैसे होता है, तो जैसे कि बेटा अपन अगर बात करें कि जैसे कि बेटा ये बेसिलस बैक्टीरिया, क्लास्ट्रीडियम, ये बेसिलस, ठीक है ना, कौन सा बैक्टीरिया बेटा, छड़ाकार बैक्टीरिया है। ठीक है ना, अब क्या होता है कि इसके अंदर पूरा ये जीव द्रव्य भरा पड़ा है, ठीक है ना, ये जीव द्रव्य भरा पड़ा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या बेटा, इसका केंद्रक है बेटा, ठीक है ना, ये केंद्र काभ है, ठीक है ना, केंद्र काभ भी तो कहते हैं इसका आनुवंशिक पदार्थ को, ये डीएनए को, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पर होता है। अब क्या होता है बेटा, ये डबल स्ट्रैंड
रिएक्टेंट डीएनए। जैसे प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, कौन सी परिस्थितियां बेटा, प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो इसका जो ये जो जीनोम है ये क्या होता है, थोड़े से जीव द्रव्य को एकत्रित करके क्या करता है, ये थोड़े से जीव द्रव्य को एकत्रित कर लेता है। तो यहाँ पर ये जीनोम हो गया, तो ये क्या करता है, थोड़े से जीव द्रव्य को एकत्रित करके अपने चारों तरफ कई सारी भित्तियां बना लेता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, कई सारी भित्तियां बना लेता है, ठीक है ना। तो ये जो संरचना बनी है यही कहलाती है बेटा एंडोस्पोर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एंडोस्पोर कहलाती है, ठीक है, अंतः बीजाणु कहलाती है, ठीक है ना। बाद में जो ये कोशिका की जो मुख्य बैक्टीरियल कोशिका थी, मुख्य ये जो सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है, और जो जीव द्रव्य वगैरह वो जो बच गया था बाहर की तरफ, तो ये तो बाद में नष्ट हो जाता है, केवल ये एंडोस्पोर वाली संरचना बची रहती है, निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर के नए बैक्टीरिया को जन्म देती है। तो इसका मतलब ये होगा एक बैक्टीरिया से एक एंडोस्पोर बना और एक एंडोस्पोर से अनुकूल परिस्थितियां आने पर एक बैक्टीरिया का जन्म होता है, यानी कि एक बैक्टीरिया से एक एंडोस्पोर और एक एंडोस्पोर से एक बैक्टीरिया, बस प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा रहा, बस ये संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती। तो ये ऐसा जनन है जिसके अंदर संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों से तो बचा रहा है ना, यानी कि। और जनन का एक इंपॉर्टेंस जनन की यही तो है, जीवों को जनन क्यों करते हैं, जीव जनन इसलिए तो करते हैं कि अपनी जाति को बचाए रखना, ठीक है। तो यहाँ पर बचा लिया ना एंडोस्पोर के माध्यम से इस बीजाणु ने अपना आपको, ठीक है ना, जरूरी नहीं है संख्यात्मक वृद्धि करी। अब देखो बेटा अनुकूल परिस्थिति आ जाएंगी तो बाद में ये दूसरे प्रकार के जनन भी तो कर लेगा ना, ठीक है। द्विविभाजन नहीं होता क्या बेटा इनके द्वारा कायिक जनन, तो कायिक जनन के द्वारा बाद में कर लेंगे संख्यात्मक वृद्धि, पहले खुद को तो बचा लो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज होती है जनन की, खुद अपना आपको बचाए रखना, अपनी जाति को बचाए रखना, तो वो कर ही रहा है ये काम। अब बेटा अगर बात करें तो अंतः जो बीजाणु होते हैं, ठीक है ना, एंडोस्पोर, ठीक है ना, तो बनने की स्थिति के आधार पर या निर्माण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के एंडोस्पोर होते हैं। तो एंडोस्पोर के प्रकार पढ़े अगर अपन, तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पोर अगर पढ़े, पूछ ले कि टाइप्स ऑफ एंडोस्पोर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पोर, ठीक है ना, अंतः बीजाणु के प्रकार। अगर इसको अगर अपन पढ़ना चाहे, टाइप्स ऑफ एंडोस्पोर अगर पढ़ना चाहे तो तीन टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पहला अगर पढ़े तो अंतस्थ प्रकार का, अंतस्थ प्रकार का यानी कि टर्मिनल, ठीक है ना, टर्मिनल अभी समझा दूंगा बेटा, ठीक है ना। एक होता है बेटा उप अंतस्थ प्रकार का, उप अंतस्थ प्रकार का, ठीक है ना, यानी कि सब टर्मिनल, ठीक है, सब टर्मिनल टाइप का, सब टर्मिनल टाइप का। और एक प्रकार का एंडोस्पोर होता है बेटा, ठीक है ना, मध्यस्थ प्रकार का, मध्यस्थ एंडोस्पोर, ठीक है ना, मध्यस्थ या मिडिल, ठीक है ना, बिल्कुल बीच में बनने वाला, मिडिल टाइप का। तो बेटा एंडोस्पोर निर्माण के आधार पर, अंतः बीजाणु जो होते हैं वो निर्माण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, अंतस्थ यानी कि टर्मिनल, उपअंतस्थ यानी कि सब टर्मिनल, और मध्यस्थ यानी कि मिडिल। अब क्या होता है, जैसे कि बेटा ये बैक्टीरिया है, कौन सा, वही क्लास्ट्रीडियम की बात कर लेते हैं, बेसिलस बैक्टीरिया है। अब इसमें अगर क्या हो जाए, अगर इसके अंदर एंडोस्पोर बिल्कुल क्या बन जाए, बिल्कुल इसके सिरे पर बने, यानी कि एक सिरे पर, ये वाला सिरा ले लो या ये सिरा ले लो, तो अगर एंडोस्पोर एक सिरे पर बने, जैसे कि इस प्रकार से एक सिरे पर जाकर के क्या बना, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, तो ये एक सिरे पर जाकर के किसका फॉर्मेशन हुआ, एंडोस्पोर का। तो ऐसा एंडोस्पोर क्या कहलाता है, टर्मिनल प्रकार का। कौन सा कहलाता है बेटा, ये टर्मिनल प्रकार का एंडोस्पोर है। क्या बेटा, ये टर्मिनल प्रकार का। दूसरी अगर बात करें, अगर इसमें एंडोस्पोर बिल्कुल सिरे पर जाकर ना बन के थोड़ा सा अंदर की तरफ बने, क्या बने बेटा, थोड़ा सा अंदर की ओर बने, बिल्कुल सिरे पर ना बन करके थोड़ा सा यहाँ अंदर की तरफ बन जाए, तो इसे कहते हैं बेटा सब टर्मिनल प्रकार का। क्या कहते हैं, सब टर्मिनल प्रकार का एंडोस्पोर कहते हैं, ठीक है ना बेटा, टर्मिनल प्रकार का, सब टर्मिनल, ठीक है ना। तो सब टर्मिनल प्रकार का क्या हो गया, ये एंडोस्पोर हो गया। तीसरी अगर बात करें अपन, जब एंडोस्पोर का निर्माण बिल्कुल बीच में हो, किसके, क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया के बीच में हो, बिल्कुल सेंटर में हो जाए, तो ये कौन से प्रकार का कहलाएगा, ये एंडोस्पर्म कहलाएगा मिडिल प्रकार का। कौन सा कहलाएगा बेटा, मिडिल प्रकार का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, एंडोस्पोर निर्माण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, टर्मिनल सिरे पर निर्माण, सब टर्मिनल यानी कि सिरे से थोड़ा अंदर की तरफ, और मिडिल यानी कि बिल्कुल सेंटर में जब एंडोस्पोर का निर्माण हो, तो ऐसा एंडोस्पोर मिडिल एंडोस्पोर कहलाता है। अब अपन वेरी IMP
एंडोस्पोर की संरचना की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? एंडोस्पोर की संरचना की। तो बेटा देखो यहां पर ये एंडोस्पोर की संरचना बनाई हुई है। ये किसकी संरचना बेटा? ये एंडोस्पोर की संरचना, ठीक है ना। तो यहां पर बैक्टीरियल सेल के साथ एंडोस्पोर की संरचना आई है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, बैक्टीरियल सेल के साथ एंडोस्पोर की संरचना भी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर बेटा जो मुख्य बैक्टीरियल कोशिका थी उसका क्या है? ये सेल वॉल है बेटा, बैक्टीरियल सेल वॉल कह सकते हैं इसको, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो सबसे बाहर की तरफ जो परत है वो मुख्य बैक्टीरिया की परत है। अपन ने पढ़ा था ना बेटा कि जैसे कि अगर ये क्लास्ट्रीडियम है तो इसकी खुद की सेल वॉल, ठीक है, और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी होगी यहाँ पर। और जो एंडोस्पोर बना वो तो अंदर है ना, जो कि बहुत सारी भित्तियों से घिरा हुआ है और उसके अंदर जीव द्रव्य केंद्रकाभ वगैरह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसे ही हो रहा है, ये तो मुख्य बैक्टीरियल सेल वॉल है। फिर इसके बाद ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगी बेटा? बैक्टीरियल क्या हो जाएगी? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है कि अंदर की तरफ बना हो तो और बाकी का कुछ जीव द्रव्य बाहर की तरफ भी तो रहेगा, है ना बेटा, क्योंकि ये तो कुछ थोड़ी मात्रा में जीव द्रव्य लेकर के एंडोस्पोर बना ना बेटा। इसका जो केंद्रकाभ होता है, ठीक है, वो थोड़ी सी मात्रा में जीव द्रव्य को लेता, पूरी मात्रा में नहीं लेता, तो कुछ मात्रा तो बाहर ही रहेगी ना, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल क्या हो जाएगा बेटा? बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है ना, मुख्य बैक्टीरिया का। तो ये बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म हो गया बेटा, ठीक है ना। अब क्या होता है? अब होता है ये कि मुख्य जो डीएनए होता है वो थोड़ा सा जीव द्रव्य एकत्रित करके अपने चारों तरफ क्या बना लेता? विभिन्न प्रकार की भित्तियां बना लेता। तो अब ये जो अंदर की तरफ जो संरचना दिख रही है ये है मेन एंडोस्पोर। तो बाहर की तरफ तो एक्सोस्पोरियम का निर्माण होता है, बिल्कुल कठोर संरचना होती है जिसका नाम है एक्सोस्पोरियम। क्या नाम है बेटा? एक्सोस्पोरियम का निर्माण होता है बाह्य चोल का, ठीक है ना। इसके बाद जो ये अंदर की तरफ, इससे जस्ट अंदर की तरफ क्या बनती है बेटा? स्पोर कोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पोर कोट, यानी कि बीजाणु की भित्ति, स्पोर कोट, ठीक है ना। वो बाह्य भित्ति होगी, एक्सोस्पोरियम है ना, बाह्य चोल या बाह्य भित्ति, ये स्पोर कोट बनता। फिर इसके अंदर की तरफ अगर चले तो जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला पार्ट, ये क्या है बेटा? स्पोर की सेल वॉल है। तो ये क्या है? स्पोर सेल वॉल, ठीक है ना। और जो अंदर दिख रहा है इसके अंदर एक और परत पाई जाती है, ये होगी बेटा स्पोर सेल मेम्ब्रेन। क्या होगी बेटा? स्पोर सेल मेम्ब्रेन। और जो अंदर की तरफ जो दिख रहा है बेटा, जो अंदर का जो भाग है ना, ये भाग है जो ये सेंट्रल क्रोड का निर्माण करता है। जैसे वायरस में था ना सेंट्रल क्रोड, इसे कहते हैं अपन सेंट्रल क्रोड। यानी कि बेटा यहाँ पर क्या होता है? डीएनए कुछ जीव द्रव्य के साथ संकुचित हो रहा है, तो ये जो संरचना कहलाती है अंदर वाली, वो क्या कहलाती है? सेंट्रल क्रोड, ठीक है ना। और इस सेंट्रल क्रोड के अंदर डीएनए और कुछ मात्रा में जीव द्रव्य है, ठीक है ना, तो सेंट्रल क्रोड। और यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा? इसका न्यूक्लियोइड यानी केंद्रकाभ, यानी कि डीएनए, न्यूक्लियोइड कहते हैं ना बेटा बैक्टीरियल डीएनए को, तो ये न्यूक्लियोइड हो गया। और यहाँ पर ये क्या है? थोड़ा सा जीव द्रव्य भरा पड़ा है यहाँ पर कुछ मात्रा में ये, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या उपस्थित है बेटा? क्या उपस्थित है? डाइपिकोनिलिक एसिड, जो कि इसकी उपापचय क्रिया को क्या कर देता है? संदमित कर देता है, ठीक है ना। क्या कर देता है? संदमित कर देता है। तभी तो ये जो स्पोर है, एंडोस्पोर है, वो निष्क्रिय अवस्था में बना रहेगा। और जो इसकी भित्तियां जो है ना यहाँ पर, जैसे कि एक्सोस्पोरियम में स्पोर कोट है, ठीक है ना, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम से बने हुए यौगिक पाए जाते हैं जो इसको कठोरता प्रदान करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? स्पोर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो अंदर की बात करें तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ये स्पोर का क्या हो जाएगा? स्पोर का साइटोप्लाज्म। ये अंदर की तरफ क्या पड़ा? भरा पड़ा स्पोर साइटोप्लाज्म। और स्पोर साइटोप्लाज्म के अंदर अगर अपन बात करें तो ये स्पोर साइटोप्लाज्म के अंदर एक एलिमेंट है या एक घटक है या एक यौगिक है, डाइपिकोनिलिक एसिड, जिसके कारण से तो ये निष्क्रिय है, पिकोनिलिक एसिड। ये ध्यान रख लेना बेटा, है ना, पिकोनिलिक एसिड भरा पड़ा, ठीक है ना। तो डाइपिकोनिलिक एसिड। अगर एक्सोस्पोरियम और स्पोर कोट की बात करें तो यहाँ पर क्या है बेटा? इनके पास बेटा कैल्शियम उपस्थित है यहाँ पर, एक्सोस्पोरियम के पास भी और स्पोर कोट के पास भी। तो एक कैल्शियम के यौगिक उपस्थित है। तो बेटा ये क्या बन जाती है? एंडोस्पोर संरचना। बाद में क्या होता है बेटा? प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही है तो बैक्टीरियल सेल वॉल भी खत्म हो जाएगी, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन भी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ये जीव द्रव्य है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, ये भी नष्ट हो जाएगा। केवल क्या बचेगा? यहाँ से लेकर के ये एक्सोस्पोरियम से लेकर के स्पोर कोट वगैरह ये सब संरचना, ये अंदर की संरचना बचेगी। और यही तो एंडोस्पर्म है बेटा। क्या है ये एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट, स्पोर सेल वॉल, स्पोर सेल मेम्ब्रेन, ये सेंट्रल क्रोड, न्यूक्लियोइड और स्पोर साइटोप्लाज्म, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है बेटा? ये क्या है बेटा? यही तो एंडोस्पर्म है। अंदर वाला भाग यही तो क्या है? एंडोस्पर्म है, जो कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर के नए बैक्टीरिया को जन्म देता है, ठीक है ना। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे जर्मिनेशन को, कि इसके अंदर जर्मिनेशन कैसे होता है। किसके अंदर बेटा? किसके अंदर?
एंडोस्पोर के अंदर जर्मिनेशन को, तो एंडोस्पर्म के अंदर जर्मिनेशन कैसे होगा, पहले तो अगर एक साइकिल बना लेते हैं अपन, तो ये बेटा एक छड़ाकार बैक्टीरिया है, छड़ाकार बैक्टीरिया क्लास्ट्रीडियम, ठीक है ना, ये इसका जीव द्रव्य है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्या बनना, एंडोस्पोर्म का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये हो गया, और यहाँ पर ये बेटा एंडोस्पर्म, ठीक है ना, किसका, एंडोस्पोर का निर्माण बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एंडोस्पोर बन गया बेटा, अंदर की तरफ क्या बन गया, यहाँ पर ये एंडोस्पोर, क्या बन गया बेटा, ये एंडोस्पोर बन गया, ठीक है ना। अब बेटा क्या होगा, बाद में क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन वगैरह ये तो नष्ट हो जाएगी, और केवल क्या बच जाएगा, एंडोस्पोर बच जाएगा। तो यहाँ पर जो ये मैंने बनाया ये क्या है बेटा, एंडोस्पोर है, जो कि किससे पृथक हो जाएगा, इस बैक्टीरियल सेल का जो अंदर बना था वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, एंडोस्पोर, क्योंकि इसकी सेल बेटा ये बता रखा ना, बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और इसका जीव द्रव्य तो नष्ट हो जाएगा ना, तो बची हुई संरचना यही है, ठीक है ना। तो ये एंडोस्पोर यहाँ पर बच जाएगा, और ये किससे घिरा हुआ है एंडोस्पोर, वही एक्सोस्पोरियम, सबसे बाहर की तरफ एक्सोस्पोरियम है ना बेटा, तो एक्सोस्पोरियम से घिरा हुआ रहता है। बाद में क्या होता है, ये ऐसे कैसे पड़ा रहता है, और अनुकूल परिस्थितियों का, ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार करता है, और जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है तो इसकी जो भित्ति एक्सोस्पोरियम की भित्ति है वो जल को अवशोषित करके फूल जाती है, फूल के फट जाती है। तो बेटा ये एक्सोस्पोरियम की खोल है, और इससे क्या नया बैक्टीरिया या जीव द्रव्य इसका जो बाहर आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट, स्पोर सेल वॉल, स्पोर सेल मेम्ब्रेन ये फट जाती है, किसकी वजह से, ये जो चार तरह की यहाँ पर मेनली जो चार तरह के ये पाए जा रहे हैं ना, इसके ऊपर कवच, एक्सोस्पोरियम का कवच हो गया, स्पोर कोट का, स्पोर सेल वॉल का, स्पोर सेल मेम्ब्रेन का, ये क्या हो जाते हैं, जल को एकत्रित करके फूल करके फट जाते हैं। तो फिर अंदर से जीव द्रव्य के रूप में कौन बाहर आ जाएगा, मुख्य बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अंदर से क्या बाहर आ जाएगा बेटा, मुख्य बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, अंकुरण, और इसके अंदर खुद का क्या होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है ना, जीव द्रव्य उपस्थित होगा, प्लस डीएनए भी तो है ना वहां पर, इसका केंद्र का भी उपस्थित होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये आगे जाकर के इस एक्सोस्पोरियम को तो बिल्कुल छोड़ देगा, ठीक है। तो ये एक्सोस्पोरियम का कोड तो यहीं पर रह गया, ठीक है ना। बाकी ये जो बैक्टीरिया है ये पूरा का पूरा बाहर निकल आया, और किसके साथ निकल कर आया, ये किसके साथ, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो लेकर के आएगा, यानी कि या फिर बाद में बना लेगा। तो क्या होगा बेटा, स्पोर की सेल वॉल, तो यहाँ पर ये बाहर आ जाता, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या आ गया, जीव द्रव्य, और यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर केंद्र का भी है, और इसका खुद का सेल मेम्ब्रेन है, और सेल वॉल भी है, उपस्थित थी वहां पर, ठीक है। दरअसल होता क्या है बेटा कि यहाँ पर एक्सोस्पोरियम और स्पोर कोट वाले पार्ट, ठीक है ना, ये फट जाते हैं, बाकी स्पोर सेल वॉल, ठीक है ना, ये स्पोर सेल वॉल और स्पोर का जो सेल मेम्ब्रेन वो रह जाता है। तो स्पोर सेल वॉल और स्पोर सेल मेम्ब्रेन ये बैक्टीरियल सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है अपना आप ही, ठीक है ना। तो ये स्पोर सेल वॉल के साथ ही, स्पोर सेल वॉल और स्पोर सेल मेम्ब्रेन के साथ ही ये जीव द्रव्य बाहर आ जाता है, बाकी एक्सोस्पोरियम और स्पोर कोट ये फट जाता है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, वो गलती से मैंने ये चारों को ले लिया था, ठीक है, ध्यान रख लेना बेटा, एक्सोस्पोरियम और स्पोर कोट ये दोनों फटते हैं, जबकि स्पोर सेल वॉल और स्पोर सीएम ये दोनों के दोनों जीव द्रव्य को लेकर के बाहर आ जाता है। तो वो दोनों को लेकर के बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब ये जो स्पोर सेल वॉल था ये बैक्टीरियल सेल वॉल के समान हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल सेल वॉल के समान, और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन थी स्पोर सेल मेम्ब्रेन वो व्यवहार करेगी यहाँ पर बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के समान। तो ये बाहर आने के बाद ग्रोथ कर कुरा के क्या कर लेगा बेटा, नए बैक्टीरिया को जन्म दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका किसका जर्मिनेशन पाया जाता है, एंडोस्पोर का जर्मिनेशन, ठीक है ना बेटा। ये यहाँ पर जर्मिनेशन चला था, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एंडोस्पोर का जर्मिनेशन कहलाती है। आई होप कि आपको अलैंगिक जनन वाली जो बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन है ये इसकी वीडियो पसंद आ गई होगी, और ये इस लेक्चर में अपन ने अलैंगिक जनन को खत्म कर लिया है। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन लैंगिक जनन को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।